कोशिश की जा सकती है। इसका प्रपोजल, आपका सुझाव अच्छा है। जो प्राइम 2-4 चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारे ऑलरेडी बिल्डिंग में हो सकती हैं, वो हम लोग कोशिश करा सकते हैं। उसके लिए मैं पूरी कोशिश अपने लेवल से, पार्टी के लेवल से, हमारे जो विधायक हैं उनके लेवल से कोशिश करूंगा कि एमआरआई मशीन का आपका प्रपोजल, वाकई मुरादाबाद जाना पड़ता है जी जी, और आदमी क्रिटिकल कंडीशन में होता है जो एमआरआई कराने जाता है, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश जो आप कह रहे हैं वो उसमें लगेंगे। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर के शिरीष गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के वो सच्चे सिपाही हैं जिन्होंने भाजपा का साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब प्रदेश में अन्य सरकारें यहाँ पर रहीं और उस समय भाजपा कुछ भी नहीं हुआ करती थी। वो उस वक्त भी भाजपा के एक सच्चे सिपाही की तरह खड़े रहे और वो भाजपा के लिए ही काम करते रहे। शिरीष गुप्ता आईआईए के अध्यक्ष हैं, हस्तकला के मालिक हैं, कोमल स्वभाव के व्यक्ति। आज फिर मैंने उनका एक इंटरव्यू किया है, आप उसको सुनेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। बस बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। शिरीष जी, जैसा कि सब जानते हैं कि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं और आज हमारे बहुत दिनों के बाद में आप हाथ भी आए हैं, इसलिए आपसे सबसे पहला सवाल दिल्ली के ऊपर पूछा जाएगा कि दिल्ली में जो आपकी भाजपा की सरकार बनी है तो उसमें जो मुख्यमंत्री का चेहरा लाया गया है, क्या आपके पास और कोई चेहरा नहीं था इसके अलावा? इनमें क्या बुराई है जो और कोई को कह रहे हैं। हमारी बहुत पुरानी 20 साल की पार्टी की कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है और एबीवीपी से दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़के जीती हैं, 2 बार एमएलए भी लड़ी हैं। ये सच है कि पहली बार एमएलए बन के आई हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये ख़ास बात है कि हमारे यहाँ नाम को नहीं, काम को और निष्ठा को इस टाइम पार्टी वरीयता दे रही है। सर, वो तो नीचे से ऊपर तक मशहूर है कि एक मतलब गालियों वाली मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। गालियाँ कहाँ बकी? कोई गाली, कहीं कोई रिकॉर्डिंग है जिसमें गाली? पुराने उनके ट्वीट निकाले गए, लोगों ने निकाले हैं उनके। ट्वीट में गाली नहीं हो सकती, पहली बात तो। मैं अपशब्द की बात कही है, गाली कहना गलत होगा। नहीं, जो उस भाषा में उसको उसी नहीं, बहुत सौम्य, बहुत अच्छी महिला हैं। अच्छा। और बहुत, आप लगातार देखेंगे काम करते हुए, सीधे सीधे काम पे आ गई हैं वो और सब वरिष्ठ लोगों से मिल रही हैं, बुजुर्गों का सम्मान कर रही हैं और जो प्रैक्टिकल काम आप देखेंगे, परफॉर्मेंस अभी हमारी आपकी बात 3-6 महीने बाद हो जाएगी। बहुत अच्छा काम करेंगे, दिल्ली को कहाँ से कहाँ लेंगे। केजरीवाल साहब वहाँ पे बदनाम थे कि वो फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं दिल्ली में, इसलिए उन्होंने 10 साल सरकार चलाई है, लोगों को वो किया है। तो वो नीतियाँ जो उनकी चली थी वहाँ पर, क्या ये अब जो वर्तमान आपकी सरकार बनी है उसको फॉलो करेगी, उसी नीति पर चलेगी या कुछ उसमें चेंजेस आएंगे? देखिए, ऐसा है साहब, केजरीवाल ने फ्री रेवड़ी बांटने का वायदा तो किया जी, लेकिन दी नहीं। यमुना सफाई की रेवड़ी थी, या उन्होंने क्या 3000 बसें चलाएंगे, या ये अस्पतालों में, अब जो रिपोर्ट आई है सीएजी की उसमें सब लिख के आ रहा है कि अस्पताल है, उसमें दवाई नहीं है, बेड नहीं है, लाइट नहीं है। उन्होंने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया। लोग 1.25 लाख के बिल लिए घूम रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं था और तमाम तरह के चार्ज लगा दिए। तो इलेक्शन में वायदा कर माफ़ी मांगी कि नहीं, मैं जीतने के बाद माफ़ कर दूंगा। अब फ्री बिजली का जो वायदा है, अब चक्कर क्या है, देखिए, जनता को कोई लाभ अगर मिल गया है तो जनता उसकी आदी हो जाती है। बीजेपी हालांकि इन चीज़ों से बचती रही है। ऐसे मेरा सवाल वही है कि उस लाभ को आपकी सरकार रिपीट रखेगी? मैं वही बता रहा हूँ। बीजेपी चूंकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करती है, एक प्रदेश की नहीं करती है, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है कि कोई भी ऐसी घोषणा कर दे जो पॉसिबल ना हो। जैसे पंजाब में 3 साल से इन्होंने 1000 रुपये देने का वायदा कर रखा है, 3 साल गुजर गए, नहीं दिया। देना भी मुश्किल है। अब हमसे तो वो अगले दिन ही, मतलब जैसे जीत के रिजल्ट आया है तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी, हमारी पुरानी मुख्यमंत्री दिल्ली की कह रही हैं कि आपने ये कहा था कि जीतते 8 तारीख को जीतेंगे और ये 2500 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे। तो अगले दिन से हिसाब मांग रही है, अपना 3 दिन का गायब है, हमसे अगले दिन से मांग रही। कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई फंड नहीं देखा। आतिशी की बात कर रहे हैं आप? सारी दिल्ली का आप ये समझ लीजिए कि सारी दिल्ली में इन्होंने इतना कर्जे में दिल्ली को डाल दिया है कि दिल्ली में कोई फंड वंड नहीं छोड़ा, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया दिल्ली को। लेकिन अब ये है कि केंद्र की सरकार आ रही है, केंद्र की सरकार जो है वो आ रही है तो वो डबल इंजन की सरकार होगी
तो केंद्र सरकार का पॉजिटिव व्यू आएगा, मदद करेगी, कोशिश करेगी। लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि जो वायदा मोदी जी ने या दिल्ली के इलेक्शन में किया गया है उसको सरकार ज़रूर पूरा करेगी, पूरा। तो ये जो आपकी जीत को तो चलिए मानते हैं कि वो आपकी पार्टी की जिद्दोजहद बहुत लंबी रही है वहाँ पे, क्योंकि कहते हैं 20-25 साल बाद आपको वहाँ सत्ता मिली है। ये केजरीवाल की हार का जो जिम्मेदारी मानते हैं, किसके ऊपर मानते हैं? झूठ, फरेब। दिल्ली के लोग समझ गए कि ये पक्का झूठा है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये ऐसे वायदे कर रहा है जो पूरे नहीं कर पाएगा, पहले भी नहीं किए। ये कहा था कि अगर मैं अब किसी चुनाव नहीं जीतूँ तो मुझे वोट मत देना। पिछले चुनाव में कहा था 5 साल पहले, फिर 5 साल गुजर गए। यानी पहले 5 साल में वायदा करा, अगले 5 साल बाद फिर कहा कि हाँ ये रह गया, पूरा नहीं। 10 साल बाद भी नहीं किया और उन्होंने कहा पूरा नहीं। अरे वो उसके झूठ तो देखिए, जनता दिल्ली के तेज़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों का शहर है दिल्ली, ज़्यादातर सर्विस क्लास लोगों का शहर है दिल्ली। उन लोगों ने ये समझ लिया कि जो केजरीवाल ये कह रहा था छोटी गाड़ी में चलना चाहिए, वो बड़ी गाड़ी में चल रहा है। उन्होंने कहा दिल्ली के फ्लैट में रहना चाहिए, बड़ा महल बना लिया, शीश महल बना लिया। सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 40-40 लोगों की सिक्योरिटी आगे पीछे घूम रही है। तो उसने कोई वायदा अपने कहा ही कब कि मैं पूरा कर पाऊंगा। वो तो उन्होंने अपनी बातों को ही गलत साबित करता गया ना। इतनी हाई बना दी उसने, ऐसा हो वैसा हो। और दिल्ली के मेरे पास 40 से 60 कांग्रेस के नेताओं के नाम और मुकदमे उनके ऊपर लिखाऊंगा, उनको जेल भेज दूंगा, कोई कार्रवाई नहीं। तो सब झूठ समझ गए कि ये पक्के नंबर का झूठा है। लेकिन सर, शीश महल को जो आप लोगों ने जो भुनाया, तो शीश महल की तो सच्चाई है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि मुख्यमंत्री का घर अगर कहीं रिनोवेट हो रहा है या कुछ उसको रिपेयरिंग की जा रही है और वो दिल्ली सरकार करा रही है, तो उन्होंने उस हिसाब से कराया कि एक सीएम का हाउस है ये, तो उसमें केजरीवाल कहाँ से वो पूरे बनता है? देश में कहीं भी कोई ऐसा सीएम का हाउस नहीं बना है जैसे इन्होंने बनाया है। दूसरी एक बात और होती है, ये मैं आपको बताऊं, किसी सीएम ने ये नहीं कहा कि मैं एक फ्लैट के मकान में रहूंगा। आपने दिखाया कुछ और, किया कुछ और। ये एक बड़ी बात है। हो सकता है शीला दीक्षित अगर ये मकान बनवाती तो उन्होंने कहा नहीं था ना कि मैं महल में नहीं रहूंगी। इन्होंने तो एक तो नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया है, जगह कितनी थी ज़्यादा ले ली, फिर रेनोवेशन के नाम पे पूरा तोड़ के दोबारा बना दिया। दूसरे ये था किस टाइम में बनाया, आप ये भी तो देखिए। कोरोना के पीरियड में जब एक एक पैसे की परेशानी थी तब ये बना। ये बना किस टाइम, उसकी टाइमिंग तो देखिए आप। कहने और करने में फ़र्क। जब दिल्ली के लोग एक एक दवाई को परेशान थे, ये शीश महल बनवा रहा था। अच्छा एक बात और, बड़ा मकान बनवाया, मैं कहता हूँ चलिए मुख्यमंत्री का बना रहा है, बना लो, लेकिन उसमें इतनी हाई क्वालिटी कैबिनेट नेताओं को सूट नहीं करती जनप्रतिनिधि होने के नाते। और खासतौर से आप जो एक आवरण लेके आए थे, आप जो एक ये चीज जनता के सामने अपना चेहरा लेके आए थे ना, वो एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज हो गया। मकान बनता लेकिन इतने हाई फाई उसमें ऑटोमेटिक डोर्स और लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए के पत्थर नहीं होते। तो होता है, इसमें कोई वो नहीं है। आप पहन तो रहो चप्पल, दुनिया को दिखा रहे हो चप्पल, मफरल, स्वेटर, और आपने अपनी लिविंग बना रखी है ऐसी कि वो जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो लोग समझ गए ना कि ये कथनी और करनी का अंतर लोगों को नहीं हुआ। कहते नहीं है, ये कहते नहीं कि मैं साधारण रहूँगा। चलिए श्री जी, अब तो आपकी सरकार वहाँ पे आ गई है। अब हम बात करेंगे कुंभ की। आप कुंभ होकर आए और पूरे परिवार और अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पे गए थे। 3-4 दिन का आपका टूर भी रहा वहाँ पे। उसमें आपने अपनी आंखों से देखा, उसके बारे में लोगों के अजीबोगरीब इफ़ेक्ट्स आए थे बीच बीच में, जैसे कि आपने सुना मीडिया में जो है। अपनी ज़बानी थोड़ा सा बताइए कि क्या थी सच्चाई और क्या हुआ। मैं आपको बताऊँ क्या बात है। पहली बात तो 40 करोड़ लोगों का एस्टिमेट था, 66 करोड़ लोगों का स्नान की रिपोर्ट सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद बताई है। सर, ये 66 करोड़ की गिनती कैसे हुई? इधर मैं आपको थोड़ा रोकूंगा यहाँ पर। होगा, पूरा सिस्टम है, देंगे आपको, ऐसी क्या बात है। सब सिस्टम अभी तक मीडिया में तो उन्होंने जारी किया नहीं है कुछ। करेंगे क्यों नहीं करेंगे जी। सब रिपोर्ट, सब सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवाई है, सब सिस्टम है उनके पास। स्क्वायर फुट का एरिया होता है कि ये मान लीजिए 36 या 40 एकड़ जगह है। इसमें अगर जैसे हम नहीं लगाते हैं शादी घरों में कि ये हॉल लॉन हमारा अगर मान लीजिए 5000 स्क्वायर फुट का है तो कितने लोगों के लिए है, ये सब निकल आता है। गाड़ियाँ होती हैं, ट्रेनें होती हैं, बसें होती हैं, रोड के ट्रैफिक होते हैं, सब निकल आता है। हम लोग शादी में जाते हैं, पता चल जाता है कि 800 लोगों की शादी गिनते थोड़ी, एक अंदाज़ा होता है। उसमें मैं मान सकता हूँ जो 4-5 करोड़ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा।
मैं वहाँ पर गया था, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो इतना वीआईपी मूवमेंट था वहाँ, कोई पूरे देश के विदेश के इतने लोग आ रहे थे, सब वीआईपी जजेस थे, विदेश के लोग थे, अभिनेता अभिनेत्रियाँ थीं, बड़े बड़े बाबा लोग थे, नेता लोग थे। इतनी सफाई थी कि हमारे रामपुर शहर में नहीं है, इतनी ज़्यादा सफाई थी। कोई कूड़े का कागज़ आप देख नहीं सकते, कहीं पेशाब घर खुला हुआ देख नहीं सकते, कहीं किसी का मल देख नहीं सकते आप, जानवर कोई नहीं चल रहा था वहाँ पर, मच्छर कोई नहीं था वहाँ पर, सब सिस्टमेटिक था। लेकिन अब आप आएंगे कि वो उसमें वो मौनी अमावस्या के दिन जी जरूर इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, अगर ये मैं बताऊं क्या हुआ है, जो हमारे विपक्षी पार्टियों के नेता हैं ना जी, इनकी सबसे बड़ी कमी जो मेरी नज़र में आ रही है, मेरी थोड़ी कम समझ है, वो ये आ रही है कि ये राजनीतिक विरोध करते करते अब सनातन विरोध, हिंदुत्व के विरोध और देश विरोध पे आ गए। इनका सबसे बड़ी कमी जो मुझे नज़र आ रही है, आप बताओ कि वो कह रहे हैं हज़ारों लोग मर गए, अरे भाई हज़ारों लोग मरेंगे तो उनके जिनके मरे हैं वो अखबारों में रोज़ विज्ञापन नहीं देंगे कि मेरा ये गायब है, मेरा ये गायब है, मेरा एप्लीकेशन देंगे ना कलेक्टर के यहाँ जी, कलेक्टर के एप्लीकेशन देंगे, जो हमारी तमाम तरह के तंत्र हैं उसमें अप्लाई तो करेंगे कि सर हमारा ही मर गया। लाए ना लिस्ट, वो अपने कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय लिस्ट लाएं कि भाई ये लिस्ट है मेरे पास, ये लोग ये इनका ये गायब, एक भी नहीं है। उस दिन पर बोल दिया मन में आया कि हज़ारों मर गए। अब आप कहेंगे कि वो साहब लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे, देखिए ये सरकारी काम है, ये जब सरकार कोई बात की घोषणा लिखित में कर देगी तो फिर वो वही होगी, उसमें एक ना इधर ना एक उधर। अगर उन्होंने कहा 40 तो वो 40 के नाम पते उनकी राशि जो उनको दी जाएगी सब देंगे, रह गया तो वो कहेगा साहब देखिए ये रह गया, कोई फर्जी कर दिया तो उनका साहब तो जिंदा बैठा है। इसलिए सरकार का अपना काम करने का तरीका है, पूरे वेरिफिकेशन होते हैं। बाढ़ में लोग मरते हैं रामपुर में तो 1.5 महीना लगता है उसको बताने में कि हाँ ये बाढ़ से मृत्यु हुई, उसके तमाम सर्टिफिकेट आते हैं, उसकी ग्राउंड आती है कि गया क्यों था वहाँ पे, इसका काम क्या था, नहाने क्यों गया था जब पानी, मतलब सिस्टम होता है। आपकी बात मान लेते हैं कि मेला जो था वो ठीक है, सक्सेस हुआ, सारी बातें ठीक हुई और इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। लेकिन जैसे आजकल आप भी सुन रहे हैं और हम भी देख रहे हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो योगी जी के ऊपर उसका उल्टा इफेक्ट डाला जा रहा है, उल्टा दबाव बनाया जा रहा है। कोई नहीं बना रहा है ये सब चैनल की, और देखिए आप लोगों को भी अपना जो अपने मीडिया वाले हैं इनको भी, इनकी भी तो दुकान ही है ये इनका कारोबार ही तो है ये, इनको भी दिन भर कुछ ना कुछ चलाना है, गरम चलाना है, गरम कहाँ से लाए, तो मतलब कोई खतरा नहीं है कोई किसी प्रकार का। अरे नहीं सर, योगी जी के राजनीतिक अगर आप भाषा का प्रयोग करें नंबर खूब बढ़े हुए हैं। ये भाजपा का जो इस वक्त जो मामला चल रहा है, जो आपके यहाँ पहले तो बहुत कम अल्पसंख्यक लोग थे आपकी पार्टी के अंदर और जो थे उनको भी साइड लाइन किनारे किया गया है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या है उसके पीछे मामला? किसी को साइड लाइन वाइडलाइन नहीं किया है, आप शाहनवाज को किया साइड लाइन, उसको कर दिया। ये लोग मैं बता दूं आपको जी, क्या है, सब लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। अगर साइड लाइन करते तो पार्टी छोड़ जाते, कोई भी जितने भी मुस्लिम नेता हैं सब पार्टी में, सबको पता है काम सबके लिए है। लेकिन अब एक फ़र्क आ गया है राजनीति में, जी, बीजेपी में भी एक अंतर हमें देखने को मिल रहा है कि अब जीतने वाला कैंडिडेट प्रमुख है कि जो चुनाव जीत के लाएगा। अब वो सिस्टम नहीं है कि भाई ये पार्टी के बहुत पुराने वाले कद्दावर हैं तो चाहे जीते या हारे यही लड़ेंगे, वो सिस्टम खत्म हो गया। अब चुनाव में जीत एक प्राइम पार्टी की ज़रूरत है कि जीतने वाला आदमी चुनाव लड़ेगा। अभी हमारा एक दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, मैं अपने लिए पर्सनली भी इस चीज़ को मानता हूँ कि अभी हम मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का इतना विश्वास जितना हम चाहते हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, हम उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या वो हमारे पर भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोग इतना जितना हम काम कर रहे हैं, जितना हमें भरोसा मिल जाना चाहिए था, वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसके रीज़न ये है कि विपक्ष की पार्टियाँ हमारे खिलाफ भड़काती रहती हैं। जब मोदी जी का पहला चुनाव हुआ तो कई मुसलमानों को काट देंगे, मार देंगे, जला देंगे। भाई एक भी बता दो कोई, देखिए जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके साथ छूट चाहे वो बीजेपी का हो तब भी नहीं है। आज ही एक सजा मान लो मुख्यमंत्री से, एक मंत्री से इस्तीफा लिया है महाराष्ट्र में, तो रूलिंग पार्टी का नहीं है।
अपराधियों के खिलाफ एक्शन है, सख्त एक्शन है। लेकिन सर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि आप गरीब नवाज में चादर भेजते हैं, भेजिए, लेकिन मुसलमानों की चादर वैसे तो मत खींचिए। इसका क्या मतलब है? कौन सी चादर खींच ली? कौन सी चादर खींच ली? एक चादर का नाम तो बताओ, एक चादर का नाम बताओ कि खींच ली। आप मुझे रामपुर में बता दो कि फला ये हमारे अल्पसंख्यक हैं, इनके साथ जाति हो गई, एक का नाम बता दो। चलो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पूरे उसमें घूमते हैं कि साहब मुसलमान होने के नाते इन पे ये जुल्म जाती हुई, मुझे एक केस भी बता दो। ये मैंने आपसे, अगर आप याद करोगे, आपके पास रिकॉर्डिंग हो, आप चेक कर लेना, मैंने मोदी जी की पहली सरकार में आपसे कहा था एक मुसलमान को भी नुकसान नहीं पहुंचा। राजनीतिक बातें होती हैं, लोग करते हैं, भड़काते हैं, सब तरह के नेता सब पार्टियों में होते हैं, लेकिन पार्टी की नीयत बिल्कुल नहीं है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की तरह। अब देखिए राजनीति क्या कहती है। योगी जी ने ये कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में हम लैपटॉप, कंप्यूटर और उनको हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा। अब उसके भी लोग गलत मतलब निकालते हैं। अरे भाई, कोई भी आपको फैसिलिटी कम करी हो तो बताओ, कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हो तो बताओ। हमारे ऊपर तो उल्टा चार्ज है हमारे कुछ लोगों के द्वारा कि भाई सरकार हमारी, मकान हमें नहीं मिल रहा, अल्पसंख्यकों को मिल रहे हैं 70। अरे भाई, जब हैं 70% तो मिलेंगे भी 70%। आप जा रहे हैं उन नारों की तरफ जो आपको वोट लेने के लिए ये लोग घुमा रहे हैं। ये कांग्रेस या ये समाजवादी पार्टी का आगे भी भविष्य अच्छा नहीं है। मैं बता दूं आपको क्यों नहीं है, उसकी वजह है मुसलमान भी धीरे धीरे अब समझ गया है। पहले जब हम राजनीति में ना मुस्लिम एरियो में प्रचार के लिए नहीं जाते थे, मीटिंग नहीं कर पाते थे, नेता को नहीं ले जा पाते थे। अब आप देखना, पार्टी में जाकर देखो आप, अगर 100 लोग बैठे होंगे ना तो 70 लोग मुसलमान बैठे होंगे। हनी भाई के जाकर देखो आप, सबके काम कर रहा है। तो आप कह रहे हैं 70% बहुल्य क्षेत्र है तो मुसलमान तो रहेंगे ही वहाँ पे। जाते नहीं थे पहले, काम के लिए भी नहीं आते थे, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा काम भी होगा। नकवी साहब के आने से ये उम्मीद बनी कि भाई हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है, काम करेगा उनके। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने अटल जी की सरकार में 1670-68 लोगों के इलाज जब प्रधानमंत्री के फंड से हुए, आपने कराए थे, तो उसमें से 1300 कुछ मुसलमान नहीं है। मोदी जी के लिए भी नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है कि भाई विपक्ष का काम है उड़ाना, भड़काना, वो भड़काते हैं। लेकिन अब हमारी ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, ये थोड़ा सा धीरे धीरे कोशिश और करेंगे भाई। लेकिन सर एक मोर्चे पे तो आपकी सरकार फेल हो रही है, भ्रष्टाचार के, वो तो आपको शायद कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। आप इसका ना, मैं बता दूं आपको क्या है, इसका आप वो डालिए। ये मेरे साथ, मैंने भी कही थी शिकायत, सुनिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये शिकायत मैंने एक अभी सरकारी मीटिंग में करी थी, प्रमुख सचिव की मीटिंग में। अच्छा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की मीटिंग में करी थी कि इसके खिलाफ हमें एक्शन में आना चाहिए। तो कमिश्नर बरेली ने खड़े होकर गिनती बताई कि ट्रैपिंग के, रिश्वतखोरी के इतने केस हमने पिछले दिनों में पकड़े हैं। आप सूचना आयोग से ये मांगिए कि पिछले 15 या 20 साल में ट्रैपिंग के केस कितने हुए हैं। ट्रैपिंग बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है। कोशिश कर, किसी को नहीं छोड़ रहे, कमिश्नर इनकम टैक्स हो, जीएसटी का अधिकारी हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अधिकारी हो, वो हमारी शेयर मार्केट की हेड उनका भी अभी FIR हो रही है। देखो वैसा है, सोसाइटी के लोग हैं, बहुत गहरी जड़ें हैं भ्रष्टाचार की, काटते काटते सब रोज। अच्छा एक बात और है, सरकार को इसमें सपोर्ट नहीं मिलती पब्लिक की। जिसका काम होता है वो कहता है पैसे लो, काम कराओ। उसके खुद बेईमान बनाता है। बहुत सारे तो खुद ही जबरदस्ती कि पैसे रख लो। अब चक्कर क्या है भाई, ये इसमें तो धीरे धीरे ही एक्शन चल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है, आप शिकायत कराइए किसी से पैसों की। देखिए, आप फर्जी तो आप ऐसे करने लगेंगे तो फिर तो कोई आदमी को नौकरी नहीं करने देगा। आदमी सबूत के साथ, थोड़े से सबूतों के साथ, रोज अखबारों में विज्ञापन आ रहा है, अंग्रेजी के, हिंदी के अखबारों में विज्ञापन आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, हमारे पास IAA के नाते आ रहा है कि आपसे अगर कोई पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत करिए। पहले से रूल्स काफ़ी रिलैक्सेशन के दिए हैं। पहले जितने सबूत मांग रहे थे उतने भी नहीं मांग रहे। कह रहे हैं हम खुद जाल बिछाएंगे। आपसे नहीं कह रहे हैं आप जाल बिछाइए, आप कह रहे हैं आपसे मांगे जा रहे हैं कि सूचना दे दीजिए। अब आपको क्या करना है ये हम बताएंगे। लेकिन भाई पब्लिक की सपोर्ट तो चाहिए ही। अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पब्लिक भी अभी उतनी खड़ी नहीं हो रही है। एक आदमी 100 लोगों से पैसे ले लेता है, उसमें से 10 भी कर खड़े हो जाए वहाँ तो पैसे नहीं ले सकते। आप शिरीष भैया भाजपा के तो नेता कार्यकर्ता हैं, आप IIA के अध्यक्ष भी हैं, बिजनेस में भी आपका अलायंस क्लब से भी है आपका सबसे संबंध है।
हमने रामपुर में ये देखा है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे रामपुर पंगु है बिल्कुल। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इस पर कोशिश चल भी रही है। रामपुर में एक बड़ा सेंटर तो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ अखबार में बन रहा है जी, ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं। बन रहा है जी जी। और रामपुर के अस्पताल का भी काफ़ी इसके विस्तार का, बल्कि शायद मेडिकल कॉलेज का भी फंड वगैरह अलॉट हो रहा है और इसमें हमारे जो विधायक हैं वो लगे हुए हैं। और पीछे तो बल्कि मैंने एक डॉक्टर को रामपुर के बहुत वरिष्ठ बुलाया था, लोग सिंगल साहब को, तो उन्होंने हम लोगों को भी कहा था कि भाई आप अगर सरकार ही नहीं कर पा रही है तो आप लोग भी सोसाइटी के लिए, तो हम लोगों ने भी कोशिश करी थी। लेकिन ये हुआ कि अस्पताल खोलना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है। डॉक्टर्स के अब जो फीस है उनकी जो मतलब पे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हैं, सरकारी काम ज़्यादा हैं, लेकिन अस्पताल की कोशिश पूरी चल रही है। और मेरी जानकारी में ऐसा भी है कि एक हमारे विधायक ने पीछे काफ़ी सीरियस गंभीर कोशिश भी करी थी, एक पीपीपी मॉडल पे अस्पताल रामपुर में पड़ा, उसकी कोशिश चल रही है। हमारा कहने का मतलब ये है, इसमें जो हम यहाँ घूमते फिरते हैं, लोगों से देखते हैं परेशानियाँ उनकी, अगर आप लोग ये चाहें जब तक ये सब कुछ नहीं हो रहा है लॉन्ग प्रोसीजर में होगा तो ज़रूर, आप जब चाहे कह रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी भी। लेकिन अगर शॉर्ट प्रोसीजर में आप करना चाहें तो जैसे कि एक एमआरआई की मशीन कहीं पे आप इंस्टॉल करा दीजिए किसी जगह पे, किसी जैसे डालमिया में या किसी और अस्पताल में या लायंस क्लब में या किसी जगह पे, तो लोग वहाँ बच जाएंगे मुरादाबाद, बरेली, ये सब जाने के लिए। कि एक एमआरआई के लिए आप जानते हैं कि बाहर जाना पड़ता है लोगों को। एक अच्छा आईसीयू हमारे शहर के अंदर नहीं है जहाँ लोगों को फर्स्ट एड मिल जाए, किसी को सीवियर हार्ट अटैक हो या कुछ हो। तो इस प्रकार की कोशिशें, ये कोशिश की जा सकती है। इसका प्रपोजल, आपका सुझाव अच्छा है। जो प्राइम 2-4 चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारे ऑलरेडी बिल्डिंग में हो सकती हैं, वो हम लोग कोशिश करा सकते हैं। उसके लिए मैं पूरी कोशिश अपने लेवल से, पार्टी के लेवल से, हमारे जो विधायक हैं उनके लेवल से कोशिश करूंगा कि एमआरआई मशीन का आपका प्रपोजल, वाकई मुरादाबाद जाना पड़ता है जी जी, और आदमी क्रिटिकल कंडीशन में होता है जो एमआरआई कराने जाता है, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश जो आप कह रहे हैं वो उसमें लगेगी। निष्पक्ष, बेबाक, बेखौफ खबरें सुनने के लिए क्राइम एक्सपोजर वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए।